आइए जी 21 नंबर में फटाफट से सबसे पहले 21 नंबर आपको किसके बारे में बात करता है? एक तो फंक्शनल करेंसी के बारे में बात करता है। फंक्शनल करेंसी वो नहीं है जो उस लोकेशन पे है जहां पर हमारा ऑफिस है। फंक्शनल करेंसी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसके कितने फैक्टर्स हैं आपके पास? 2 फैक्टर्स हैं, एक प्राइमरी फैक्टर है और दूसरा सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। प्राइमरी फैक्टर में आप क्या देखते हैं कि सेल प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाता है, इन्फ्लुएंस किस पर बेस्ड होता है, हमारा भी हमारे कॉम्पिटिटर का भी, कि हम दोनों अपनी प्राइसिंग कैसे करते हैं। यदि हमारी प्राइसिंग में कोई इकोनॉमी या कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हमारे को प्राइस में अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके मुताबिक अपने पास करेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो विच करेंसी इन्फ्लुएंसेस द सेल प्राइस फॉर अस एज वेल एज आवर कॉम्पिटिटर्स और विच इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट द सेल प्राइस, ये हमारा सबसे पहला इंडिकेटर होता है और इसके मुताबिक हम लोग अपने पास अपना आइडेंटिफाई करते हैं पहला फैक्टर, जो 30% के हम इसका वेट दे देते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसमें सेटल होने वाला है, हम इस फैक्टर को भी 30% का वेट दे देते हैं। तो अल्टीमेटली 30 और 30 कितना हो गया? 60। और 20 और 20 हमारे पास कितना हो गया? ये 100। हम इन सब पर मिला जुला अल्टीमेटली निष्कर्ष निकालते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स में क्या देखते हैं? पैसा किस कैपिटल में रेज, किस करेंसी में रेज हुआ था और कौन सी करेंसी में हम प्रॉफिट्स को रिटेन करते हैं। इस पर 3 क्वेश्चंस हैं, आप अपने पास इन तीनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फॉरेन ऑपरेशंस में आपको क्या करना है? फॉरेन ऑपरेशंस में आपको देखना है कि क्या ये ऑपरेशन हमारे ही बिजनेस की एक्सटेंशन है या डिपेंडेंस देखनी है आपने पेरेंट की विद द फॉरेन ऑपरेशंस। डिपेंडेंस का मतलब है कि हमारी उनके साथ हाई ट्रांजैक्शंस हैं उस करेंसी में, या हमारी रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा हैं इन डेट करेंसी, या हम अपने पास फंड्स लेते देते हैं विद पेरेंट ताकि अपने डेट को सर्विस कर सकें। अगर ऐसा होता है तो हम फंक्शनल करेंसी क्या मानते हैं? फॉरेन ऑपरेशन की जो होगी वो सेम होगी एज ऑफ द पेरेंट। नहीं तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर लगाकर इसके अंदर भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमने ऑलरेडी कल भी आपके साथ रिवाइज किया था। क्या आपको इन सब में जजमेंट लगानी पड़ती है? द आंसर इज यस। क्या एंटिटी की एक ही फंक्शनल करेंसी होती है? कई धंधे हो सकते हैं, करेंसी एक ही होती है। और क्या इसे बदला जा सकता है फ्यूचर में? द आंसर इज यस। ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस ये बदल भी सकते हैं। फिर हमने कहा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होंगी? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इनिशियल ट्रांजैक्शन में आप हमेशा कौन सा रेट यूज करेंगे? फटाफट से बताओ। इनिशियल में आप कौन सा रेट यूज करेंगे? स्पॉट रेट्स, एवरेज रेट भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट भी रेट ले सकते हो। अगर वो ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पॉट रेट है तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। फिर सब्सीक्वेंट आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? क्लोजिंग के अंदर और सेटलमेंट पर। सेटलमेंट में तो दिक्कत नहीं है, जब सेटल हो रहा होगा तो सेटलमेंट का रेट लेंगे, लेकिन क्लोजिंग वाले के अंदर आकर हमको चेक करना पड़ता है कि आपके पास ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट लगाओ, नॉन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है पर रीवैल्यू कर रखी है तो डेट ऑफ रीवैल्यूएशन का रेट लगाओ, और अदर आइटम पर आपने कौन सा रेट लगाना है? अदर आइटम पर आपने हिस्टोरिकल रेट लगाना है। ये क्लोजिंग रेट के लिए आपकी एक अमेंडमेंट आ गई जो 2025 की है, जो लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, जिसके ये इंडिकेटर्स हैं, तो आप अपने पास फर्स्ट मेथड में ऑब्जर्वेबल रेट ले लेंगे, सेकंड मेथड में एस्टिमेटेड रेट ले लेंगे और आप इसके डिस्क्लोजर भी साथ में कर देंगे। मैंने ऑलरेडी ये चीज अभी भी रिसेंटली डिस्कस कर दी थी आपके साथ। एक्सचेंज डिफरेंसेस को कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? हमेशा पीएनएल में जाएगा, कभी कभार ये बोरिंग कॉस्ट में भी जा सकता है। फटाफट से बताओ बोरिंग कॉस्ट में कब कब जाएगा? बोरिंग कॉस्ट में जाएगा जब आप अपने पास उसका लोअर देखेंगे। किसका लोअर? एक्सचेंज लॉस तथा सेविंग्स फॉर रेजिंग फंड्स इन फॉरेन। विदेश से पैसा बोरो किया तो आपको कितनी सेविंग हो गई, इन दोनों का लोअर क्या होगा, ये बोरिंग कॉस्ट मान ली जाएगी। सेविंग कैसे कैलकुलेट होगी कि आपको अगर लोकल बोरो करते तो क्या खर्चा पड़ता और अब अमेरिका से बोरो कर लिया तो क्या खर्चा पड़ गया, इनका डिफरेंस आएगा सेविंग। क्या फ्यूचर में एक्सचेंज गेन आई तो जिस लॉस को आपने अपने पास बोरिंग कॉस्ट माना था, क्या फ्यूचर में वो गेन बन जाए तो रिवर्स हो जाएगा? द आंसर इज यस, वो फ्यूचर में आपके पास रिवर्स हो जाएगा। फॉरेन के अगर लोन है तो 109 डील करेगा। लायबिलिटी शीट प्रॉपरली बनाना जैसे बनाते थे, एक्सचेंज डिफरेंस को कैलकुलेट करना, जो इंटरेस्ट है उस पर एवरेज रेट लेना, पेमेंट के लिए एक्चुअल रेट लेना, क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग रेट लेना, और डिफरेंस आपके पास क्या आएगा? एक्सचेंज रेट आएगा। इस पर भी आपके पास एक क्वेश्चन ये अवेलेबल था। अगर आपके पास कोई एडवांस आता है ऑन सेल जो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम नहीं मानी जाती है, उसको रीमेजर नहीं करना है, उसे रेवेन्यू में डाल देना जब गुड्स को बेच दिया जाएगा। ये बात कहां लिखी हुई है? ये अपेंडिक्स बी में लिखी हुई है। ये वाले क्वेश्चंस आपके पास किसी और एनडीएस में कवर्ड हैं।
फिर आई बात हमारे पास इन रिलेशन टू प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी मुख्य करेंसी नहीं होती है। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी जितने भी हैं क्लोजिंग रेट पर आएंगे, शेयर कैपिटल इश्यू रेट पर आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपका पिछला ओपनिंग रेट चल रहा होगा, जो आपका एक्चुअल रेट होगा वो लेंगे, नेट प्रॉफिट एक्चुअल रेट, डिविडेंड पेड एक्चुअल रेट, अदर रिजर्व्स एक्चुअल रेट, अगर एक्चुअल रेट ना हो तो एवरेज रेट ले सकते हैं। इसका डिफरेंस अगर आएगा तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आएगा, आइटम्स ऑफ इक्विटी, और आपने रिकंसिलिएशन भी बनानी है एफसीटीआर की बाय कंपेयरिंग द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का क्लोजिंग और बुक वैल्यू का रेट लेंगे, और आपने साथ में एक सोकी को भी बना करके दिखाना है। कंसोलिडेशन की 3 एडजस्टमेंट्स थी। एक तो गुडविल की थी, गुडविल में आपको सीना किस में बनाना है, फॉरेन करेंसी में, गुडविल और एनसीआई किस में निकालना है, फॉरेन करेंसी में। अगर गुडविल आ गई तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर देना और एफसीटीआर को कैलकुलेट कर लेना। आई होप यू रिमेंबर ये एफसीटीआर को कैलकुलेट करना, गुडविल इन फॉरेन करेंसी में, दोनों रेट्स का डिफरेंस आपका एफसीटीआर आएगा। जीबीपी आएगा तो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन का रेट लेना है, एनसीआई में डेट ऑफ एक्विजिशन का रेट लेना है, एफसीटीआर जो आपने अपने पास यहां कैलकुलेट कर लिया था उसे पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ट्रांसफर कर देना एफसीटीआर ऑफ पेरेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो आप अपना एफसीटीआर का बैलेंस कहां डाल देंगे, पीएनएल में डाल देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपके पास आएगा उसे आप अपने पास एक्चुअल रेट पर पहले लेकर आओ और उसके बाद कॉन्ट्रा आइटम्स को कैंसिल कर दो और जनरल सेल परचेज का बिल्कुल नॉर्मल उसी प्रकार से करना है। इसमें कोई डिफरेंस था नहीं, सब कुछ वैसा है, बस आपने एक्चुअल रेट का यूज करना है। रिसीवेबल्स एंड पेबल अगर कोई है पेरेंट में और ऑपरेशन में, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म है और प्लान्ड फॉर सेटलमेंट है तो उसके एक्सचेंज डिफरेंस कहां पर जाएंगे, उसके एक्सचेंज डिफरेंस जाएंगे आपके पास इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इन एसएफएस एंड सीएफएस। और अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है बट अनप्लैंड है, तो आप ऐसे में उनको लॉन्ग टर्म ही मानते हैं और उनका ईडी आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, आप पीएनएल ऑफ पेरेंट से निकाल करके ओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। किसमें, इन योर सीएफएस। और एसएफएस में क्या करेंगे, इन पीएनएल ओनली। एसएफएस में आप उसको पीएनएल में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, हमारे पास फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन में कितनी कंडीशन थी, वो लिखी हुई नहीं है, मैं भी लिख दूंगा उसको। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम की कितनी कंडीशन थी, 3। एसेट लायबिलिटी होना चाहिए, नंबर 2 उसका एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट, डिटरमिन्ड अमाउंट का लेन देन होगा। ये दोनों कंडीशन जोड़कर बनती है क्या, मॉनेटरी आइटम। और अगर उसकी सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में है तो बोलते हैं फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम की 3 कंडीशन है, मॉनेटरी आइटम की 2 कंडीशन है। ओके, तो आपके पास ये मैं यहां लिखा हुआ नहीं है, ये मैं लिखकर आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा। ओके, तो दिस वाज माय वन एस्पेक्ट रिलेटिंग टू 21 नंबर स्टैंडर्ड इज ओवर। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड व्हिच इज 28 नंबर एंड 111। पहले कौन सा करना चाहते हो, आपने बोला कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इनकम एंड एक्सपेंसेस कंसीडर करके एक्चुअल रेट लेते हैं वाइल फॉरेन ऑपरेशन कर, दोनों से हो सकता है, मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, प्लीज एक्सप्लेन जरा बताओ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस कंसीडर करके एक्चुअल रेट लेते हैं। हिमांग, जो भी सेल परचेज का रेट था उस रेट को ले लो, या फिर जैसे जैसे आप स्टॉक निकालते हो पहले क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड लगा दो इन फॉरेन करेंसी, फिर उसके ऊपर रेट ऑफ प्रॉफिट लगाओ जो आपके पास था, बचा हुआ स्टॉक है वो लगाओ, और रेट उठा दो कौन सा वाला, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की थी। तो वो एक शॉर्टकट हो गया कि आप अपने पास पहले स्टॉक को उठाओ, स्टॉक को अपने पास आप अपना यूपी निकाल दो, यूपी में आप पुराना रेट ले लो। ऑल्टरनेटिवली आप अपने पास सेल और परचेज का जो डेटा था जो कन्वर्टेड है, आप वहां से चल पड़ो कि आपने कितने की सेल और कितने की परचेज की थी। आप अपने पास वहां पर, चूंकि कन्वर्टेड रेट आपके वही होंगे जो आपके एक्चुअल रेट होंगे, उसी पर लेकर के माइनस परचेज का रेट ले लो विदाउट एनी प्रॉफिट्स, तो तब भी यूपी निकल आएगा। ठीक है, तो
तो मैंने कल दोनों से कराया था, तो आपने बाद में कहा था कि सेकंड मेथड इज बेटर, कि सीधे स्टॉक पर यूपी निकालो और सीधा रेट लगा दो, आप उससे कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय बाय।